नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आशा करता आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। फिर से मैं हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर के बायोलॉजी की। इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया है, श्वसन तंत्र के बारे में। ये जो वीडियो है उसी का सेकंड पार्ट है, श्वसन के बारे में, रिस्पायरेटरी के बारे में। तो हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी के बारे में। तो यह एक आक्सीकारक अभिक्रिया होती है। यह एक आक्सीकारक क्रिया है और यह एक आक्सीकारक क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थित, उपस्थित या अनुपस्थित तथा शरीर के सामान्य तापमान पर, शरीर के सामान्य तापमान पर एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों का अपघटन होता है। जटिल भोज्य पदार्थों का अपघटन होता है। इसके तत्पश्चात यह एटीपी के रूप में बदल जाती है। एटीपी के रूप में बदल जाती है। यही क्रिया श्वसन कहलाती है। तो यह एक आक्सीकारक क्रिया होती है। यह एक आक्सीकारक क्रिया होती है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में शरीर के सामान्य तापमान पर एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों का अपघटन होता है तथा इसके पश्चात हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। यही श्वसन क्रिया कहलाती है। तो जो श्वसन दर की क्रिया जो होती है बच्चों में अलग होती है और वयस्कों में अलग होती है। ये नवजात में जो होती है श्वसन की दर जो होती है, श्वसन दर जो है नवजात में अलग होती है और वयस्क में अलग होती है। नवजात में होती है 28 बार प्रति मिनट, 28 बार प्रति मिनट। वयस्क में यही क्रिया होती है 14 से 18 बार प्रति मिनट होती है। इस प्रकार बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनमें अलग अलग सब श्वसन करते हैं। जिस प्रकार से स्तनधारी जीव हो गए, सांप हो गए और पक्षी हो गया, ये सब फेफड़े से लेते हैं। ऑक्टोपस और मछली ये सब भी गलफड़े से लेते हैं। तिलचट्टा हो गया और इसे बहुत सारे कीट हैं जो ये श्वास नली ट्रैकिया से लेते हैं। इस प्रकार से उसे बिच्छू, मकड़ी आदि ये सब जो हैं ये बुगलंग से लेते हैं। और केचुआ जैसे है, केचुआ जो है त्वचा के द्वारा सांस लेता है। और मेंढक जो है एक ऐसा प्राणी जो उभयचर प्राणी होता है, ये जल में रहता है तो त्वचा के द्वारा लेता है। और तो इस प्रकार श्वसन की दर कंप्लीट होती है। तो श्वसन जो है 2 प्रकार से होता है। तो हम पढ़ेंगे श्वसन जो है 2 प्रकार से होता है। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य और आंतरिक श्वसन। यह श्वसन होता है 2 प्रकार से होता है, बाह्य श्वसन तथा आंतरिक श्वसन। और इसके अंतर्गत जो आता है बाह्य श्वसन के अंतर्गत श्वासोच्छ्वास, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत ही 2 चीज़ें और आती हैं, जैसे निःश्वसन, निःश्वसन
और इसी के अंतर्गत आता है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन, इसको इंस्पायरेशन कहेंगे और इसको एक्सपायरेशन, इसको ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन, उच्छ्वास को कहेंगे एक्सपायरेशन। इसी में और आता है गैसीय परिवहन, गैसीय परिवहन। तो इसके अंतर्गत जो बाह्य श्वसन के अंदर श्वासोच्छ्वास, निःश्वसन, उच्छ्वास तथा गैसीय परिवहन आता है। और आंतरिक श्वसन के अंतर्गत आक्सीय तथा अनाक्सीय दो आते हैं, आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन। अनाक्सीय श्वसन इसके अंतर्गत आता है गैसीय परिवहन। तो इस प्रकार से हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक लेकर चलेंगे। तो हम आगे चलते हैं, एक एक पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे बाह्य श्वसन, एक एक कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के अंतर्गत श्वासोच्छ्वास आता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाह्य श्वसन होता क्या है। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना ही बाह्य श्वसन कहलाता है। यह क्रिया जो होती है फेफड़े में होती है, इसलिए फुफ्फुस श्वसन भी इसे कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे बाह्य श्वसन जो होता है, इसमें O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर करना ही क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। और यह क्रिया जो संपन्न होती है वो फुफ्फुस में फेफड़े में होती है, फेफड़े में संपन्न होती है। यह क्रिया फेफड़े में संपन्न होती है। यह क्रिया जो है फेफड़े में संपन्न होती है, इसलिए इसे फुफ्फुस, इसलिए इसे फुफ्फुस भी कहते हैं। फुफ्फुस श्वसन भी कहते हैं इसे, इसलिए इसे फुफ्फुस श्वसन भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत श्वसन के बाद पढ़ेंगे हम श्वासोच्छ्वास, पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग। तो श्वासोच्छ्वास क्रिया क्या होती है, इसमें हम निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और निश्चित मात्रा में CO2 को बाहर निकालना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और इस क्रिया के अंतर्गत लगभग 500 ml जल की हानि होती है। तो श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत हम क्या करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। लेकिन निश्चित मात्रा में, ये निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करना और निश्चित मात्रा में CO2 को बाहर निकालना ही श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। लगभग थोड़ा थोड़ा सब में फर्क है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत ही आता है निःश्वसन, इंस्पायरेशन, निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है, निश्चित मात्रा में CO2 को ग्रहण करना ही इंस्पायरेशन या निःश्वसन कहलाता है। तो निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करना, निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही निःश्वसन कहलाता है। इसमें जो जल की हानि होती है, इस क्रिया के अंतर्गत जल की जो हानि होती है वो लगभग 220 से 240 ml जल की हानि होती है। इस क्रिया के अंतर्गत 220 से
240 ml जल की हानि होती है। इसी के अंतर्गत और आता है उच्च वसन एक्सपायरेशन जो होता है, इसमें निश्चित मात्रा में CO2 को बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना ही उच्च वसन क्रिया कहलाती है। तो निश्चित मात्रा में CO2 को शरीर से बाहर करना उच्च वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत जो जल की जो हानि होती है वो 260 ml से लेकर के 280 ml की हानि होती है। इसी के अंतर्गत आता है गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय जो होता है, इसमें हम गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना ही गैसीय विनिमय कहलाता है। हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो हम कितनी मात्रा में ऑक्सीजन को लेते हैं, किस प्रकार किस गैस को हम लेते हैं, तो यही पढ़ेंगे। इससे गैसीय विनिमय के अंतर्गत आता है। जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा, गैस की मात्रा रक्त के द्वारा अंदर लेना, ग्रहण और बाहर। हम लोग जो वायुमंडल में गैस की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की 78% होती है और O2 की जो होती है लगभग 21% होती है। और इसी प्रकार से CO2 की जो होती है वो 0.03% होती है। तो हम ग्रहण कितनी करते हैं? तो नाइट्रोजन जो हमारा बॉडी नाइट्रोजन को है 0% ग्रहण करता है, 0% ग्रहण करता है। ऑक्सीजन जो ग्रहण करता है लगभग 4%, जो 4% है जो हमारे शरीर के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है श्वसन की क्रिया के दौरान। और CO2 0%, CO2 को ग्रहण करते हैं 0%। इस प्रकार हम लोग अब बाहर किस प्रकार से किया जाता है किस गैस को? तो नाइट्रोजन को जितनी हमने अंदर ली थी उतनी ही वो बाहर आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर घट जाएगी, क्योंकि 4% हमारा शरीर बाहर CO2 को ग्रहण कर लेता है, तो 4% घट जाएगी तो 70% बचेगी। और अब मात्रा किसकी? CO2 की मात्रा जो है बढ़ जाएगी 4%। जो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती वही मात्रा इसमें आ जाती है CO2 में। तो हम जो ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन को 0%, ऑक्सीजन को 4% और CO2 को 0% ग्रहण करते हैं। और जब बाहर निकालते हैं तो नाइट्रोजन को 70% जितनी ली थी उतनी ही बाहर करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा 4% कम हो जाती है 70%, और जो मात्रा 4% ऑक्सीजन की कम होती है वो CO2 में जुड़ जाती है। अब इस प्रकार हम पढ़ेंगे आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन में चलते हैं। जो आंतरिक श्वसन क्रिया होती है यह ऊतकों और कोशिकाओं में संपन्न होती है। ऊतकों और कोशिकाओं में संपन्न होती है। CO2 को बाहर निकालना और O2 को अंदर लेना ही आंतरिक श्वसन कहलाता है। यह क्रिया जो होती है कोशिकाओं और ऊतकों के द्वारा होती है, इसीलिए हम इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। यह क्रिया ऊतकों तथा कोशिकाओं में संपन्न होती है और CO2 को बाहर करना, O2 को ग्रहण तथा CO2 को बाहर
करना कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया आंतरिक श्वसन कहलाती है। आंतरिक श्वसन कहलाती है। इस क्रिया को हम, क्योंकि यह क्रिया उत्तकों कोशिकाओं के द्वारा संपन्न हो रही है, इसीलिए हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। हम इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। और कोशिकीय श्वसन के लिए, जो कोशिकीय श्वसन के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है। हाइड्रा एक ऐसा ही जीव जंतु है, हाइड्रा जो एक ऐसा जंतु है, हाइड्रा जो एक ऐसा जंतु है बिना रक्त के ही श्वसन करता है। हाइड्रा एक प्राणी ऐसा पृथ्वी पर है जो बिना रक्त के ही श्वसन क्रिया करता है। तो इस प्रकार चलेंगे, हमें पढ़ेंगे गैसीय पढ़ चुके हैं, इसके बाद आक्सीय श्वसन पढ़ेंगे हम। अनाक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन नाम से पता चल रहा है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। यह क्रिया जो है बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होती है। O2 की अनुपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है। यह क्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है। और इस क्रिया के द्वारा जो है ग्लूकोज का विखंडन होता है 12 एंजाइमों के द्वारा। और फिर उसके अंतिम उत्पाद के रूप में एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल जो CO2 के साथ क्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाती है। और लैक्टिक अम्ल जो हमारे कोशिकाओं में, शरीर की मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे हमें थकान की महसूस होती है। इस पर पढ़ेंगे आक्सीय श्वसन। अगला है आक्सीय श्वसन। O2 की अनुपस्थिति में होती है। O2 की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है, आक्सीय श्वसन। इस क्रिया में हमें ATP के रूप में 38 ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। अंतिम रूप के रूप में हमें 38 ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, आक्सीय श्वसन की क्रिया के अंतर्गत जो ग्लूकोज का विखंडन पूर्ण रूप से हो जाता है, जिससे हमें 38 ATP की ऊर्जा के रूप में प्राप्त। गैसीय परिवहन में जो है हम उसके रक्त के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण करते हैं और CO2 किसके द्वारा हम बाहर करते हैं, रक्त के द्वारा। तो हम देखेंगे गैसीय परिवहन में जो है O2 को ग्रहण करना, किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, और CO2 को बाहर करना। ये गैसीय परिवहन के अंतर्गत आता है, परिवहन के अंतर्गत। तो हम जो O2 को ग्रहण जो करते हैं तो 97% हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा हम 97% के द्वारा ऑक्सीजन को हम शरीर के अंदर ले जाते हैं। बाकी 3% जो बची हुई है वो प्लाज्मा के द्वारा, बाकी 3% प्लाज्मा के द्वारा हम शरीर के अंदर करते हैं। और CO2 को किस प्रकार, सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हम जो ये रक्त जो CO2 को बाहर करता है लगभग 70%। हीमोग्लोबिन के द्वारा 30% और प्लाज्मा के द्वारा 7% ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।